वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 53 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका डायरेक्टिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये लास्ट क्लास में ही स्टार्ट हो गया था, है कि नहीं? हम लोगों ने एक बैरियर पढ़ा भी लास्ट क्लास में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके जरूर देखो। पहला बैरियर था सिमेंटिक बैरियर। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। वैसे अब खत्म ही होने वाला है, बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ओके, तो बस पेशेंस बनाए रखो और जुड़े रहो, देखते रहो। तो चलो, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला सिमेंटिक बैरियर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डिटेल में समझ भी लिया इससे पहले वाले वीडियो में। अब दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर। अब देखो, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो एक्ट एज ए बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. The state of mind has a great influence over the information and its reflection. As a frightened person may not communicate properly, similarly, an angry person may not receive the communication effectively. देखो, साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो, सबसे पहली बात तो जब माइंड शांत रहता है ना, तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है कि नहीं? अच्छे से होता है। अगर आप ही खुद ही सोचो कि आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब्ड है, ओके, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, ओके, या फिर कोई टेंशन है, तो आपको कोई कुछ समझाना चाहेगा भी ना, तो आपका दिमाग में नहीं बैठेगा, है कि नहीं? आप कुछ और ही सोचते रहोगे। या फिर मुझे ही मान लो मैं बहुत गुस्सा हूं, है कि नहीं? तो मैं ये लेक्चर दे ही नहीं पाऊंगा आपको, है कि नहीं? तो क्या होता है, जब माइंड शांत रहता है ना, तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है कि नहीं? ये तो एकदम नेचुरल सा बात है कि नहीं? एकदम सबको पता है ये। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर, कि अगर आपको गुस्सा आया है या फिर कोई टेंशन है कि नहीं, तो आपको कोई अगर कुछ बताएगा भी, है कि नहीं, तो आप बोलोगे यार रहने हो जाएगा, अभी नहीं मन है सुनने का, या फिर कुछ और बहाना करके, या फिर आप सुनोगे ही नहीं उसका बात, है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर, कि स्टेट ऑफ माइंड आपका सही होना पड़ेगा, है कि नहीं? शांत होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ना आप किसी को कुछ समझा पाओगे, और अगर आपका माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्टर्ब्ड है कि नहीं, तो ना आप कुछ समझ पाओगे, ना ले पाओगे, ना कुछ दे पाओगे। ये सुनो, तो चलो, यही है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स देख लेते हैं। नंबर 1, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, इट मींस डिराइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज। इसका मतलब समझो, ध्यान से समझना, ठीक? एक एक चीज को आप बस ध्यान से गौर से सुनते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने ये क्या कर रहा है, कुछ बता रहा है मिस्टर बी को, ठीक है? तो अब ये बता रहा है, अभी ये शुरू किया है, तब तक बी बोले हो जाएगा रहने दो यार, हो जाएगा, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूं। तो ये तो आधा अधूरा बात हो गया ना। मतलब ये बताने का कोशिश कर रहा है, समझाएगा, तब तक ये बोल रहा है कि जैसे इसको सब कुछ पता ही है। हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा, हम समझ गए, हाँ हम जाते हैं, ठीक है? तो उस तरीके का। तो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, तो इसको कहते हैं प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। इसको पहले से ही पता है कि इसको पहले से ये ऐसा बता रहा है कि हाँ हम पता है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारा। तो ये सब कब होता है? जब आप कुछ टेंशन में हो या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, है कि नहीं? तभी होता है कि नहीं? नंबर 2, लैक ऑफ अटेंशन। अब अटेंशन, आप अगर अटेंटिव नहीं रहोगे, अगर मान लो कोई मैं ही लेक्चर दे रहा हूं, आप अगर अटेंटिव नहीं रहोगे, नहीं सुनोगे अच्छे से, तो आपको कहां समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? तो आप अगर किसी को कुछ बोलोगे और सामने वाला कुछ और ही सोच रहा है, अटेंटिव है ही नहीं, है कि नहीं? कुछ टेंशन हो सकता है कि नहीं? गुस्सा हो सकता है किसी बात को लेकर के, है कि नहीं? तो इट मींस व्हेन रिसीवर डज नॉट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज, एज ए रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा ही नहीं, है कि नहीं? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, और आप कुछ और अगर कुछ सोच रहे हो, कोई टेंशन होगी, या फिर कल आपका कुछ एग्जाम होगा मान लो, ओके, और आप कुछ एग्जाम आपका है और आप इधर ये देख रहे हो वीडियो, तो आपका टेंशन उधर आ जाएगा, है कि नहीं? तो तभी भी आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो कुछ भी कारण हो सकता है। मैं बस ये एग्जाम का एग्जाम्पल दिया हूं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से माइंड डिस्टर्ब रहता है, ओके? तो ये है आपका लैक ऑफ अटेंशन। तो आप अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकते हो, है कि नहीं? नंबर 3, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। वही चीज नहीं, थोड़ा अलग है, ओके? लॉस बाय ट्रांसमिशन। अब देखो, मान लो कोई बात है, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया,
डी ने ई को बताया। तो ऐसे ऐसे करते करते जो ये पास हो रहा है इंफॉर्मेशन, जाते जाते क्या होता है, थोड़ा मतलब क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है इंफॉर्मेशन, क्या पूरा प्रॉपर नहीं होता है। अब ये जो ए है, ये पहली बार जो बोला बी को, ओके, ये 100% जो बी है वो सी को नहीं बोल पाता है, फिर सी डी को नहीं बोल पाता है, कुछ कट हो जाता है बीच में, मान लो, है कि नहीं। तो और पुअर अटेंशन, क्योंकि ये भी ध्यान से मान लो कुछ नहीं सुना, ये भी ध्यान से नहीं सुना, ये भी ध्यान से नहीं सुना, तो जितना सुनेगा, जितना माइंड में रहेगा, उतना ही बोलेगा सामने वाले को, आगे वाले को, है कि नहीं। तो ये जो क्या होता है, ये जो पास होते जाता है ना इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा ये इनइफेक्टिव हो जाता है, ये थोड़ा मतलब बीच में से समझ लो इंफॉर्मेशन गायब हो जाता है कि नहीं। इंफॉर्मेशन मान लो इतना, मान लो इतना बड़ा है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, छोटा हो जाता है कि नहीं। तो when communication passes to various level, this results in filtration और loss of information, वही loss of information, कुछ इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। नंबर 4, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि नहीं। अब मान लो मिस्टर ए, यही वाला, मिस्टर ए कुछ बता रहा है बी को, तो ना ये इस पे ट्रस्ट करता है, ना ये इस पे करता है, मान लो, या फिर बी इस पे नहीं करता है। ओके, मिस्टर ए कुछ बता रहा है ए को, बी ट्रस्ट ही नहीं है कि नहीं, बी को ट्रस्ट नहीं है ए पे, बस, तो कहां सुनेगा, है कि नहीं। तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर, दोनों में अगर विश्वास ना हो, ये भी इस पे नहीं करता, ये भी इस पे नहीं करता है, तो जाहिर सा बात है, ना ये इसका सुनेगा, ना ये इसका सुनेगा, है कि नहीं। तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर आल्सो एक्ट एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी एक बैरियर है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये साइकोलॉजिकल बैरियर, माइंड स्थिर होना बहुत जरूरी है, शांत माइंड इसलिए बोला जाता है, अपने दिमाग को शांत रखो, कूल रहो। ओके, चलो नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमें पता है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, एक फ्रेम होता है। ओके, आप मान लो क्या होता है, सबसे पहले तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है कि नहीं, टॉप, मिडिल, लोअर, फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है कि नहीं। तो जो भी फैक्टर है जो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, अथॉरिटी रिलेशनशिप, मतलब कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसको कितना पावर मिला हुआ है, रूल्स रेगुलेशन में एक्ट एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे कुछ फैक्टर है जिनके वजह से कुछ बाधाएं आती है। ओके, तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में सबसे पहला कौन सा है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे रिजल्ट इन बैरियर। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी इस तरीका का है कि वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, दूसरे तक नहीं पहुंचाई जाती या नहीं पहुंचती है, ओके, तो बैरियर्स आते हैं। तो काम कैसे करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन एट द टॉप लेवल। अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टोटली सेंट्रलाइज्ड है, हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो टोटली सेंट्रलाइज्ड मतलब सारे डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा। ओके, और इंफॉर्मेशन नीचे तक पहुंचती ही नहीं है, थोड़ा भी कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे तक नहीं पहुंचती है, पूरा डिसीजन सब कुछ मीटिंग जो भी होता है सब टॉप लेवल वाले लेते हैं। तो फिर नीचे वाले काम कैसे करेंगे, ठीक है, उनको कुछ ना पावर दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। ओके, सारा डिसीजन ये लेते हैं, पूरा फुल्ली सेंट्रलाइज्ड है। ओके, तो काम कैसे होगा, है कि नहीं, इंफॉर्मेशन फ्लो ही नहीं होता है टॉप लेवल से मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे बैरियर आता है, कोई किसी को बताएगा ही नहीं, है कि। या फिर आप मान लो एक और एग्जांपल में देता हूँ कि मान लो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ओके, अब मान लो रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, तो फंड की जरूरत पड़ेगी, तो एकदम लास्ट में बताएंगे, ओके, आखिरी में कि फंड खत्म हो गया है, पहले बताना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होता फ्रीली। ओके, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है मान लो सेंट्रलाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉब्लम आएगी, सारा कहां पे, सारा डिसीजन टॉप लेवल वाले ले रहे हैं, मिडिल लेवल लोअर लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन पास ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, यहाँ पे बैरियर आएगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ये पहला। ओके, नंबर 2, रूल्स एंड रेगुलेशन। Rigid rules regulation may also create barriers as following rules may lead to red tapeism, delay in action and delay in movement of information। अब देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है कि नहीं। तो इंफॉर्मेशन जो है ना, पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है कि नहीं। मान लो अब स्केलर चेन फॉलो करना है,
रूल है, पूरा स्ट्रिक्ट रूल है कि स्केलर चेन ही फॉलो करना है। तो टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल आते आते टाइम लग जाता है वर्कर तक, कुछ अगर बात है कि नहीं। तो कुछ काम पेंडिंग, मतलब कुछ काम लेट हो जाता है कि नहीं, डिले हो जाता है, एक्शन लेने में डिले हो जाता है, ये सब लो। एक अलग एग्जांपल ले लो, अगर आप जनरल एग्जांपल लो तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेड टेपिज्म, तो कितना भी इमरजेंसी हो, कितना भी अर्जेंट हो, जो रूल्स है जैसे गवर्नमेंट वर्क में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है धीरे धीरे पास होता है कि नहीं। अगर मान लो जैसे मान लो कुछ रोड ही खराब है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है कि नहीं, तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आप फोन करो कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, 10 दिन से नहीं आया, आप आके ठीक करो, है कि नहीं। तो धीरे धीरे पहुंचेगा, है कि नहीं। कितना भी अर्जेंट हो वो धीरे धीरे ही काम होगा। ओके, तो यहाँ पे ये रेड टेपिज्म होता है, डिले इन एक्शन, एक्शन लेने में डिले होता है, डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह, है कि नहीं। आप मान लो टॉप लेवल से मिडिल लेवल में, आप ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल में पहुंचाना चाहता है। तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखना, अगर मान लो कोई फाइल है, अगर आपको पहुंचानी है, तो एक टेबल से दूसरे टेबल पे, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पे, है कि नहीं, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरा रिजिड है कि वो चेंज हो ही नहीं सकता, ओके, तो थोड़ा डिले होता है एक्शन लेने में, इंफॉर्मेशन जल्दी पास नहीं होती है, रेड टेपिज्म है, कितना भी अर्जेंट हो आपका काम जल्दी नहीं होगा। ओके, नंबर 3, स्टेटस डिफरेंस। अब देखो ये क्या कहता है, sometimes the people working at higher level do not believe in the information supplied by the lower level। अब देखो कोई मतलब क्या है, स्टेटस का भी बात आ जाता है कि यार मैं टॉप लेवल में काम करता हूँ, या फिर मैं मैनेजर हूँ, मैं एकदम सीनियर हूँ आपका, है कि नहीं। तो सीनियर लोग या मैनेजर लोग क्या है, एक स्टेटस की वजह से क्या है, वो जो सबऑर्डिनेट या जूनियर है या वर्कर लेबर है उनके बातों पे विश्वास नहीं करते। ओके, तो वही लिखा हुआ है, समटाइम द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल। जो इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है लोअर लेवल के थ्रू, वो विश्वास नहीं करते एम्प्लॉय, एज दे फील हाउ मच कुड ही नो अबाउट माय जॉब, क्योंकि उनको लगता है कि वो मेरे बारे में कितना जानता है, मेरे काम के बारे में वो कितना जान सकता है, और वो कैसे मुझे सजेशन दे सकता है, वो कितना समझा देगा मुझे, है कि नहीं। मैं तो उसका बॉस हूँ, मैं तो उससे सीनियर हूँ। तो यहाँ से ये पूरा बैरियर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है उसका दिमाग नहीं है कि नहीं। हर इंसान का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है, अपना अपना अलग अलग दिमाग होता है कि नहीं। तो उसके माइंड में भी अच्छे आइडिया आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ना कि टॉप लेवल वालों के ही माइंड में अच्छा आइडिया है, लेकिन लोअर लेवल के माइंड में, एक सुपरवाइजर के माइंड में भी एक ऐसा आपका आइडिया आ जाएगा जो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है कम कॉस्ट में, या फिर सेल आपका इंक्रीज कर सकता है। ये सॉल्व। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। When the information passes to various level, then there can be screening और filtering of information। अब देखो, एक तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अब एक लेवल से दूसरे लेवल पे, अब ये पर्सन है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ बोला मीटिंग में, तो फिर मैनेजर सुना है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर एम्प्लॉई, है कि नहीं, फिर क्लर्क, सुपरवाइजर, ये सब सुनते सुनते है क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास होते होते आधा इंफॉर्मेशन गायब भी हो जाता है। जब लास्ट तक पहुंचता है तो तब तक वो इंफॉर्मेशन कुछ और ही बन चुका होता है, या फिर उसमें से कट हो चुका था, फिल्ट्रेशन हो चुका होता है, आधा बात गायब हो चुका होता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल गिविंग द फीडबैक द सबऑर्डिनेट फिल्टर ऑल देयर नेगेटिव पॉइंट्स। देखो अब यहाँ पे मान लो, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये मैनेजर है, ओके, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मैनेजर, और ये मान लो लोअर लेवल पे सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर अपना, ये मैनेजर पूछेगा कि काम कैसा चल रहा है, तो ये अपना जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो थोड़ा क्या करेगा, हटा के इसको बता देगा, है कि नहीं, खुश करने के लिए कि मुझे डांट ना पड़े। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब ये पूछेगा इससे, तो ये और थोड़ा और अच्छा तरीके से बताएगा, है कि नहीं। मैनेजर है, ये इसके पास और भी ज्यादा दिमाग है, तो ये और अच्छे तरीके से बता देगा, तो पूरा नेगेटिव पॉइंट कंप्लीटली 100% हटा देगा, तो खुश करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है, सिर्फ पॉजिटिव साइड शो करते हैं लोग, नेगेटिव पॉइंट तो मतलब भूल ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक बैरियर आ जाता है। ओके, तो क्योंकि ये आपका वेरियस लेवल में पास होते होते हो जाता है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन पासेस टू वेरियस लेवल देन देयर कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल, व्हाइल गिविंग द फीडबैक दैट सबऑर्डिनेट फिल्टर ऑल देयर नेगेटिव पॉइंट्स को फिल्टर करके हटा देते हैं। नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब देखो
In large organization, free and effective flow of communication is possible only when some facilities like social get-together, complaint box, task force, etc. exist. अब देखो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, एकदम फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है कि नहीं, मान लो 2-3 हजार लोग काम करते हैं, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर मान लो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन रखना है, ओके, एकदम इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रखना है, तो आपको सोशल गेट टुगेदर ये सब करवाना होगा, है कि रखना होगा, कंप्लेंट बॉक्स, टास्क फोर्स, ये सब रखना होगा, तब जाके स्मूथली चलेगा, ओके, नहीं तो नहीं चलेगा, तब नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, बैरियर्स आ सकती है फिर अगर ये सब नहीं हुआ तो, सोशल गेट टुगेदर, कंप्लेंट बॉक्स ये सब नहीं हुआ तो दिक्कतें फिर से आ सकती है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का, आपका सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस डिफरेंस, कि मैं बड़ा हूं, वो मेरे बारे में छोटा है, वो कितना जानेगा मेरे बारे में, वो मुझे समझाएगा जो मेरे अंडर में काम करता है कि नहीं, ये कहा जाता है आपका। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, देखो पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव हटा देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फैसिलिटीज भी देनी होगी। ओके, नंबर 4 पर्सनल बैरियर। द लास्ट बैरियर इज पर्सनल बैरियर। अब इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ, देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल बैरियर। सेंडर होगा और एक रिसीवर। तो सेंडर है मान लो मिस्टर ए और रिसीवर है मान लो मिस्टर बी, ये लोग दोनों के आपस में नहीं बनते हैं, हो गया पर्सनल बैरियर, सिंपल। ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छा नहीं पाते या एक दोनों का तालमेल नहीं बनता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं पर्सनल बैरियर। अब एक एक करके देखते हैं। सम ऑफ द पर्सनल बैरियर्स आर, नंबर 1 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपेरियर इन सबऑर्डिनेट। अब एक एग्जांपल ले लो, मान लो इसी को बना देता हूं, मिस्टर ए है सुपेरियर और मिस्टर बी है इसका सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। ओके, तो अब मिस्टर ए जो है ना, if superior have no confidence and trust in their subordinate, then they pay no attention to their advice, opinion और suggestion। अब ये superior है, जो इसका सबऑर्डिनेट है मिस्टर बी, जो जूनियर है मिस्टर बी, इस पे भरोसा ही नहीं करता है, ये इस पे ना भरोसा करता है, ना ट्रस्ट है इस पे, ना कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ अच्छा डिसीजन ले ही नहीं सकता है, ये कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता है। तो जब मिस्टर ए को, मिस्टर सुपेरियर को भरोसा ही नहीं है अपने जूनियर पे, ओके, तो ये कुछ भी अगर एडवाइस देगा इसको, मान लो कुछ एडवाइस या सजेशन देगा, तो ये अटेंशन ही नहीं देगा, ओके, ये सुनेगा ही नहीं उसका बात, क्योंकि इसको आपस में तो नहीं बनते हैं, है कि नहीं। और अगर कुछ एडवाइस भी दे दिया तो ये सुनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको पता है कि इससे कुछ होगा ही नहीं। इसको लगता है, ए को लगता है बी, ओके, कि बी को कुछ आता ही नहीं, मतलब बी मतलब जूनियर। ओके, तो ये एक आपका क्या है, पर्सनल बैरियर। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि इफ सुपेरियर हैव नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट, जब सुपेरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, तो चाहे कितना भी सुपेरियर सबऑर्डिनेट एडवाइस दे दे अपने सुपेरियर को, कुछ ओपिनियन या सजेशन दे दे, वो नहीं सुनने वाला। ओके, वो अटेंशन पे नहीं करेगा। नंबर 2 लैक ऑफ इंसेंटिव। अब देखो फिर से, लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, ओके, तो जब तक एक दूसरे से फायदा नहीं होगा, ओके, इंसेंटिव मतलब कुछ फायदा, कुछ बेनिफिट, ओके, वो रिवार्ड भी हो सकता है, कुछ ज्ञान भी हो सकता है कि नहीं, कुछ बातें भी हो सकती है। तो कुछ अगर फायदा नहीं होगा तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं एक दूसरे का बात को, वैल्यू ही नहीं करेंगे। ओके, तो इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, देन सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू गिव सजेशन। अब देखो ये तो दो तरफा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कुछ इंसेंटिव मिलेगा ही, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ अब, कि अगर कोई मान लो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो ये जो मिस्टर बी जो सबऑर्डिनेट है और ये जो मिस्टर ए है ये सुपेरियर है, ओके, ये सुपेरियर है, ओके, ये मिस्टर बी सबऑर्डिनेट है। अब मीटिंग हो रही है मान लो, ओके, मीटिंग में कुछ अगर मान लो मिस्टर ए पूछेगा बी से कि आपके पास कुछ नया आइडिया है सेल करने का, सेल इंक्रीज करने का या प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं, ये बोलेगा नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि अब बोल भी दूंगा मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कुछ मिलता रिवॉर्ड वगैरह या कुछ बेनिफिट होता तो मैं बता देता, लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ा बताने का, ये बोलेगा नहीं पता मुझे, है कि नहीं। तो वही होता है लैक ऑफ इंसेंटिव। तो इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, देन सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव, तो सबऑर्डिनेट कुछ इनिशिएटिव लेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं है,
ओके, समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जो बोल रहा था उस समय कि एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, ओके, वैसा भी होता है कि जब काम ही नहीं है, कुछ बेनिफिट ही नहीं है, तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ओके, पर्सनल बैरियर में। नंबर थर्ड, फियर ऑफ ऑथोरिटी। अब देखो, अब ये भी समझ लो, देखो ध्यान से, फियर ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब पावर। अब देखो ये सुपेरियर है मिस्टर ए, अब इसका ये सबऑर्डिनेट। ओके, अब मान लो अब इसका भी तो कोई सुपेरियर होगा ना, इसका भी सुपेरियर होगा, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब मान लो इनमें से कोई कुछ लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जब ये पूछेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि तुम्हारे अंदर जो लोग हैं काम कर रहे हैं ठीक से, तो ये बोलेगा कि हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है, क्योंकि इसको डर लगेगा कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं 2 लोग काम नहीं करते, मैं कितना भी बोल देता हूँ ये लोग काम ही नहीं करते। ओके, तो ये क्या करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको चेंज कर देगा कि एक काम करो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं संभाल सकते, तुम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ओके, तुम्हारी जगह मैं किसी और को बैठा देता हूँ। तो इस डर से कि मेरा पावर चला ना जाए, ये क्या करेगा मिस्टर ए जो सुपेरियर है अपने सीनियर को कुछ निगेटिव नहीं बताएगा, पॉजिटिव बताएगा। हाँ मेरे अंदर 20 लोग हैं, मैं 20 लोगों को एकदम अच्छे से संभाल के रखता हूँ। ओके, मेरे कंट्रोल में है सब, ऐसे बोल देगा। तो समटाइम्स सुपेरियर कंसील एंड हाइड, देखो छुपा रहा है ना, हाइड इंफॉर्मेशन इफ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर ऑथोरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को, जैसे लिखा हुआ है बुक में वैसे एक आप एग्जांपल से समझ सकते हो। ओके, एग्जांपल से रिलेट कर लो। ओके, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ओके, नंबर 4, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब ये बहुत ही आसान था, अनविलिंगनेस का मतलब क्या होता है, बस इतना समझ लो। अनविलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करना है, मुझे किसी सबऑर्डिनेट, मान लो सुपेरियर से, ये रहा सुपेरियर, ओके, और ये सबऑर्डिनेट है, ये लोग चाहते हैं कि मुझे ना अपने सुपेरियर से इंटरेक्ट ही नहीं करना, मैं दूरी ठीक, ये इस गली आएगा, यहां से जाता रहेगा, मैं इधर से पतली गली निकल लूंगा। ओके, मुझे इंटरेक्ट ही नहीं होना, मुझे आमने सामने नहीं होना, मैं कम से कम इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, मुझे नहीं बात करना है। ओके, तो अनविलिंगनेस, मुझे इच्छा ही नहीं है कम्युनिकेट करने का मेरे सुपेरियर से, ऐसा लगता है किसी एम्प्लॉय को। ओके, क्यों लगता है, मान लो मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो उनको लगता है कि जैसे मान लो ये आ रहा है, ओके, अब ये लोग है जा रहे हैं मान लो, तो ये बुला के पूछे, अरे सुनो तो सुनो, एक काम था ना, ये वाला काम कर दो तो इस डर से भी सोचते हैं कि यार बिना फालतू का एक काम मिल जाएगा, तो उससे अच्छा साइड पकड़ो। ओके, तो अनविलिंगनेस, कोई एम्प्लॉय चाहते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये उनके लिए निगेटिव है। ओके, तो निगेटिव किस सेंस में ले लेते हैं, उनको लगता है कि यार मैं जाता रहूंगा, अपना कोई काम मुझ पे थोप देंगे। ओके, तो इस तरीके से वो निगेटिव ले लेते हैं और उनको इच्छा ही नहीं करते कि हम नहीं, मुझे कम्युनिकेट ही नहीं करना मेरे सुपीरियर से। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पर्सनल बैरियर। ओके, 2 लोग के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा पर्सनली। ओके, तो ये है आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दो।